हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं विजय कुमार गुप्ता आज के इस लेक्चर में हाई स्कूल केमिस्ट्री का नेक्स्ट वीडियो जो बहुत ही आपके बोर्ड के लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पीरियोडिक टेबल यानी आपका चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल, यानी तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। ठीक है, यह आपके बोर्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और आपकी केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चैप्टर्स है, क्योंकि कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप में है, किस आवर्त में है, उसकी बैलेंस क्या होती है, उसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, वो कौन सा उसका गुण धर्म है, उसके परमाणु त्रिज्या क्या होती है, ETC। ये जितने भी डिफरेंट टाइप के आपके नोट्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो चाहे आपके यूपी बोर्ड का बोर्ड हो या CBSE बोर्ड का हो या ICSE बोर्ड का हो या जितने भी कंपटीशन वाले जो एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ इस चैप्टर से बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग हाई स्कूल के केमिस्ट्री का क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल के बारे में स्टडी करेंगे। पीरियोडिक periodic classification of element। एलिमेंट्स तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। क्लास 10। देखिए प्यारे बच्चों, स्टार्टिंग में जब कोई पीरियोडिक टेबल नहीं था उस समय एलिमेंट की संख्या बहुत कम थी, तब उनका हम आसानी से अध्ययन कर लिया करते थे। परंतु जब धीरे धीरे हमारे एलिमेंटों की संख्या बहुत बढ़ती गई तब उनका अध्ययन करना संभव नहीं रहा। तब उनको उनके गुणों के आधार पर बांटना जो बहुत जरूरी हो गया। तो कुछ ऐसी प्रारंभिक अवधारणाएं हैं जिसके बारे में हम लोग पहले जानेंगे। तो सबसे पहले जो एलिमेंट का डिवाइडेशन किया गया था वह मेटल और नॉन मेटल के द्वारा डिवाइडेशन किया गया था। ये पहला का जो बेस था धातु और अधातु। पहला जो वर्गीकरण था वह धातु और अधातु के रूप में था, यानी धातुओं, सबसे पहले धातुओं का वर्गीकरण धातु और अधातु के रूप में किया गया। परंतु ये देखा गया कि कुछ ऐसे भी धातु होते हैं, कुछ ऐसे भी एलिमेंट होते हैं जो धातु के भी गुण को दिखाते हैं और अधातु के गुण को दिखाते हैं। इसलिए ये प्रारंभिक जो वर्गीकरण था वो सफल नहीं हो पाया। ठीक है, क्यों? क्योंकि जितने तत्व थे उसमें कुछ तो धातु के गुण दिखा रहे थे और तो कुछ तो अधातु। ये तो वर्गीकरण ठीक ठीक हुआ, अच्छा हुआ, पर कुछ ऐसे भी एलिमेंट देखा गया जिसके गुण धातु से भी मिलते हैं और अधातु से मिलते हैं। उसको कहते हैं उपधातु। क्या कहेंगे? उसको कहते हैं उपधातु, यानी मेटलॉइड्स। इसलिए ये प्रारंभिक जो वर्गीकरण था धातु और अधातु के रूप में ये सफल नहीं हो पाया। ठीक है, ये असफल रहा। इसके बाद दूसरा आपको आता है प्राउड की परिकल्पना। दूसरा वर्गीकरण आपको आता है प्राउड की परिकल्पना।
प्राउड्स हाइपोथेसिस, इसकी हिंदी होती है प्राउड की परिकल्पना। प्राउड की परिकल्पना, देखिए प्राउड की परिकल्पना के अनुसार ये पाया गया कि जितने भी तत्व होते हैं उनका जो परमाणु भार होता है हाइड्रोजन के परमाणु भार के सरल गुणित होते हैं, यानी सभी तत्वों के जो परमाणु भार होते हैं वो हाइड्रोजन के परमाणु भार के सरल गुणांक में होते हैं। अर्थात जो भी एलिमेंट बने हुए हैं वो हाइड्रोजन से मिलके बने होते हैं। ये उनकी प्राउड की परिकल्पना थी कि उन्होंने कहा कि जो भी तत्व बना हुआ है वो हाइड्रोजन से मिलके बना हुआ है, लेकिन इनकी बात भी सही नहीं हो पाई, इसलिए बाद में ये भी परिकल्पना भी असफल रही। इसके बाद आपको आते हैं ये डोबेराइनर का त्रिक समूह या नियम। देखिए डोबेराइनर ने ये बताया कि जितने भी तत्व हैं उनको उन्होंने तीन ग्रुप में बांट दिया, लेकिन किस आधार पर, यानी जिन तत्वों के समान गुण होते हैं उनके समान गुण वाले तत्वों को तीन ग्रुप में डिवाइड कर दिया, बांट दिया। अब उन्होंने कहा कि पहले तत्व का परमाणु भार और तीसरे तत्व के परमाणु भार का जो औसत होगा वो बीच वाले तत्व के परमाणु भार के बराबर होगा। ये इनका नियम था, डोबेराइनर का त्रिक समूह उसको कहते हैं। देखिए इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा या इस नियम के अनुसार समान गुणधर्म वाले यानी तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखने पर समान गुण धर्म वाले तीन तत्वों का उन्होंने ग्रुप बनाया, समूह बनाया। अब उन्होंने देखा कि पहले तत्व का परमाणु भार और तीसरे तत्व के परमाणु भार का जो औसत आ रहा है वो जो बीच का तत्व है या जो दूसरा तत्व है उसके परमाणु भार के बराबर होता है। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल लिया लिथियम का, सोडियम और पोटेशियम। इन्होंने तीन तत्व लिया एग्जाम्पल के रूप में। इन्होंने कहा कि जो लिथियम होता है इसका जो परमाणु भार होता है वो आपका होता है 7। ये हो गया 7, यानी ये आपका हो गया तत्व, ये आपका हो गया परमाणु भार। ठीक है, तो जो लिथियम का परमाणु भार होता है वो इन्होंने लिया 7 और जो सोडियम का परमाणु भार होता है इन्होंने ले लिया 23 और जो पोटेशियम है इसका परमाणु भार इन्होंने ले लिया 39। ठीक है, ऐसे तीन ग्रुप में बांटा। अब पहले तत्व का परमाणु भार कितना है 7 हुआ, तो 7 प्लस 39 जो पोटेशियम का परमाणु भार है ये 39, उसका क्या कर लिया औसत ले लिया। देखिए ये आपका हो गया, इसको डिवाइड कर दीजिए 9 7 16 के 6 हाथ से 1 और 3 में 4 बटे 2। ठीक है, इसको डिवाइड कर दीजिए, ये आपका हो गया 23। अब इन्होंने कहा कि जो हमारे सोडियम है उसका परमाणु भार क्या आया 23 आया, जो एक्चुअल में सोडियम के परमाणु भार के बराबर होता है। ये उनका पहला एग्जाम्पल था। और दूसरा एग्जाम्पल उन्होंने ले लिया क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का। ठीक है, देखिए जो क्लोरीन का परमाणु भार होता है यह आपका होता है 35.5 और आयोडीन का आपका होता है 127। ठीक है, और जो ब्रोमीन का परमाणु भार होता है वो एक्चुअल में होता है 81, ये होता है। अब इस 35 को 35 लिख लीजिए, पॉइंट को हटा दीजिए। अब इन्होंने कहा था
उन्होंने ये कहा कि पहले तत्व का परमाणु भार और तीसरे तत्व के परमाणु भार का जो औसत होगा वो बीच के तत्व के परमाणु भार के बराबर होगा। देखिए इसको हम निकालेंगे 35 प्लस 127/2, इनका औसत आपने ले लिया 7 5 12 के 2 1 5 2 7 वे 162, 2 से भाग करेंगे 2 8 16 2 करने 2, कितना आ गया 81 आ गया। अब यही इन्होंने कहा कि यदि तत्वों को उनके समान गुणधर्म वाले बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखने पर 3-3 के समूह में अगर बनाया गया है तो पहले तत्व का परमाणु भार और तीसरे तत्व के परमाणु भार का जो औसत होगा वो बीच के तत्व के परमाणु भार के बराबर होगा। ये था आपका डोल्बेनाइट का त्रिक्स नियम। लेकिन ये ही कुछ ही तत्वों पर इनका नियम लागू हो पाया, सभी तत्वों पर इनका नियम लागू नहीं हो पाया, इसलिए ये भी नियम उनका फ्लॉप हो गया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट है न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। ये है न्यूलैंड का अष्टक नियम। देखिए न्यूलैंड्स ने इन एलिमेंट को तत्वों को किस तरह से बांटा। जो हमारे संगीत के स्वर होते हैं सारे गामा पौधा निशा, इन्होंने इसके आधार पे अपना सिद्धांत दिया। उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से संगीत के स्वर एक क्रम में रखे गए हैं, सारे गामा पौधा निशा के रूप में रखे गए हैं, जिस तरह पहले तत्व के पहले जो सा है उसकी दोबारा जब 8वां नंबर आता है तो फिर उसे पे सा पे आ जाता है। यानी इन्होंने कहा कि अगर तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में रखा जाए तो पहले तत्व के गुणों का और जो 8वां तत्व आ रहा है उनके गुणों के समान होता है। इसी को कहते हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम। लेकिन इनका भी इस नियम के आधार पर केवल लगभग 20 तत्वों के वर्गीकरण इनके नियम का फॉलो कर पाया। इसके बाद के जो तत्व हैं इनके नियम का फॉलो नहीं कर पाया, इसलिए इनका भी नियम फ्लॉप हो गया। ठीक है, देखिए यह है सा रे गा मा पा धा नी। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। जैसे ही 8वां नंबर आता है वह इस पहले तत्व के गुणों से समानता दिखाने लगता है। इसी को कहते हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम। जैसे देखिए यह आपका हाइड्रोजन हो गया, यह हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, हाइड्रोजन लिथियम, उसके बाद बेरिलियम, हाइड्रोजन लिथियम बेरियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। फिर इसके बाद आता है आपका फ्लोरीन। फिर फ्लोरीन के बाद आपका नियॉन तो 0 ग्रुप उसमें था ही नहीं उस समय। फिर आ गया सोडियम, फिर आपका आ गया मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। ठीक है, सल्फर के बाद फिर आपका आ गया क्लोरीन। ठीक है, फिर आपका आ गया पोटेशियम और कैल्शियम। इतने ही तत्व इनके नियम का पालन कर पाए और इसके बाद के जो तत्व हैं इनके नियम का फॉलो नहीं कर पाए, इसलिए इनका भी नियम क्या हो गया, फ्लॉप हो गया। देखिए जिस तरह से उन्होंने बताया था कि संगीत की जो स्वर है उनका पहला अक्षर और जो 8वां आ रहा है वो फिर पहले का रिपीटेशन करता है, यानी उनके गुणों में समानता होती है। इसी के आधार पर न्यूलैंड्स ने अपना नियम दिया। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने यही कहा कि जिस प्रकार से सारे गामा पाधा निशा संगीत के स्वर अपने हर
अक्षर की पुनरावृत्ति करते हैं, यानी उनके गुण को दिखाते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर हम इन तत्वों को उनकी उसी के क्रम में रखा जाए तो हर 8वां तत्व पहले के तत्व के समान गुणधर्मों वाला होगा। जैसे कि हाइड्रोजन, लिथियम, बेरियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। लेकिन इनके बाद के जो भी तत्व हैं इनके नियम का पालन नहीं करते हैं, इसलिए इनका भी यह वर्गीकरण का नियम फ्लॉप हो गया, असफल हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों, अब तक जो आपने पढ़ा है ये प्रारंभिक नियम था, तत्वों का वर्गीकरण का ये प्रारंभिक नियम है। ये आपके यूपी बोर्ड में 2021 जो बोर्ड आपके होगा उसमें ये क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछे जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके सिलेबस से इसको हटा दिया गया है। इस 30% जो सिलेबस आपको हटाया गया है, यहाँ तक का आपको बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे। लेकिन आपको जानना चाहिए, इसको जानना। लेकिन इसके बाद के जो आप पढ़ने जाएंगे वो आपके 2021 के बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। यह है मेंडलीव की मूल आवर्त। नेक्स्ट आपका है मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी। देखिए यहां से आपके यूपी बोर्ड में 2021 के बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। इसके पहले जो आप पढ़े हैं वहाँ से क्वेश्चन यूपी बोर्ड में 2021 में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। देखिए मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी क्या है? देखिए मेंडलीव के समय में लगभग 57 तत्व खोजे गए थे, 57 लगभग 57 तत्व खोजे गए थे। तो मेंडलीव ने उनके गुणों के आधार पर, यानी परमाणु भार के गुणों के आधार पर इन तत्वों को एक आवर्त सारणी में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। तो प्रारंभ में इन्होंने उन 57 तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया, तो देखा कि उनके गुणों की पुनरावृत्ति, यानी एक अंतराल के बाद उनके गुणों की पुनरावृत्ति होती है। अर्थात एक के बाद एक जो तत्व आते हैं, एक आवर्तता के साथ एक अंतराल के बाद ऐसे तत्वों के गुणों की पुनरावृत्ति होती है। इसी को हम कहते हैं आवर्तिता। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है आवर्तिता क्या होता है। यानी मेंडलीव ने जब तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया, तो देखा कि एक अंतराल के बाद वो तत्वों के गुणों की पुनरावृत्ति होती है। उसी को उन्होंने आवर्तिता कहा और उन सभी तत्वों को एक आवर्त में, एक सारणी में व्यवस्थित किया, जिसको हम कहते हैं मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी। ठीक है, और इसी में उन्होंने एक नियम दिया है। उन्होंने नियम ये कहा, यानी तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। ये उनका नियम है। कई बार एग्जाम में पूछता है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी या मेंडलीव के आवर्त नियम और आधुनिक आवर्त नियम में क्या अंतर है। तो जो मेंडलीव का आवर्त नियम है या मेंडलीव की जो आवर्ती नियम है, ये होता है तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। अर्थात इन तत्वों को अगर उनके परमाणु भारों के क्रम में बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है, तो उनके भौतिक और रासायनिक गुणों की एक अंतराल के बाद वो अपने गुणों की पुनरावृत्ति करते हैं। इसी नियम को कहते हैं मेंडलीव की आवर्त नियम। ठीक है, देखिए
नेक्स्ट हेडिंग आपको पूछा जाता है कि मंडलीक की आवाज साड़ी के प्रमुख लक्षण क्या है। यानी मंडलीक की आवर्त सारणी की सामान्य लक्षण। ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि मंडलीक की आवर्त सारणी के सामान्य लक्षण क्या है या मुख्य लक्षण क्या है। देखिए, जो पहला लक्षण इनका होता है मंडलीक का, जो आवर्त सारणी की पहला जो लक्षण है ये है कि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में रखा गया है। ठीक है, तत्वों में दो चीज़ें भी आपको मिलेगा, एक तो उसका मिलता है परमाणु क्रमांक मिलता है और दूसरा परमाणु भार मिलता है। तो जो मंडलीक ने तत्वों को अपने आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया है, उनका जो बेस था वो परमाणु भार था। अर्थात मंडलीक ने तत्वों को अपने आवर्त सारणी में उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में रखा था। ठीक है, दूसरा देख लीजिए, यानी मंडलीक की आवर्त सारणी में 12 क्षैतिज कॉलम है जिसको उन्होंने श्रेणियाँ कहा। यानी मंडलीक की आवर्त सारणी में 12 क्षैतिज श्रेणियाँ हैं जिन्हें उन्होंने श्रेणियाँ कहा था। यानी 12 पंक्तियों में बांटा था, उन जो 12 पंक्तियों में बांटा था उसी को उन्होंने श्रेणी का नाम दिया था। ठीक है, तीसरा यह आपका होता है, यानी मंडलीक की आवर्त सारणी में उन तत्वों को 8 ऊर्ध्वाधर कॉलम में बांटा था। उन्हें 8 ऊर्ध्वाधर कॉलम को उन्होंने समूह का नाम दिया था। ठीक है, जो 12 पंक्तियां थी उन्होंने उसे श्रेणी कहा था, जो 8 ऊर्ध्वाधर कॉलम थे उसको उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने समूह कहा था। ये उनकी जो मंडलीक की प्रमुख लक्षण है, मंडलीक की आवर्त सारणी की प्रमुख लक्षण है कि मंडलीक की मूल आवर्त सारणी के लाभ क्या है। मंडलीक की मूल आवर्त सारणी के मंडलीक के मूल आवर्त सारणी के लाभ। देखिए, मंडलीक के टाइम के पहले जो भी तत्वों का वर्गीकरण किया गया था वहाँ कोई सारणी नहीं था। एक अस्थायी व्यवस्था तो बनाई गई थी लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। मंडलीक ने जिस सारणी में व्यवस्थित किया उन तत्वों को, उन्हीं के बेस पे थोड़ा सुधार करते हुए आज जो आप पढ़ेंगे आधुनिक आवर्त सारणी, ये उन्हीं के बेस के आधार पे बनाया गया था। तो पहला ये इनका लाभ हुआ कि तत्वों के अध्ययन में सुविधा होने लगी। यानी एक श्रेणी में, एक व्यवस्थित सारणी में जितने भी तत्व थे सबको एक साथ मिल गया। तो इस तरह से पहला ये आप देखेंगे कि मंडलीक की मूल आवर्त सारणी से पहला ये फायदा हो गया कि तत्वों के अध्ययन में सुविधा हो गई, आसानी हो गया। अगला जो दूसरा है, तो मंडलीक ने जब अपना मूल आवर्त सारणी बनाया था तो उस समय बीच बीच में उन्होंने खाली स्थान को छोड़ा था। क्यों? क्योंकि उस समय 57 तत्व ही तो खोजे गए थे। तो जब उन्होंने बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखा था तो बीच बीच में खाली स्थान उन्होंने छोड़ दिया था। उनका यह विश्वास था कि भविष्य में ऐसे तत्वों की खोज होगी और खोज होने के बाद ये जो खाली स्थान हैं उनकी पूर्ति होगी, और ऐसा हुआ भी। ठीक है, तो दूसरा आप ये लिखेंगे कि मंडलीक की आवर्त सारणी में छोड़े गए रिक्त स्थान के कारण नए तत्वों की खोज का एक हमको प्रोत्साहन मिला। नए तत्व की खोज के लिए हमारी उत्सुकता बढ़ी और नए तत्व खोजे गए। ठीक है, तीसरा आप ये उनका लाभ है कि उसमें सही परमाणु भार, किसी भी तत्व का अगर सही परमाणु भार भी अगर आप ज्ञात कर सकते हैं तो मंडलीक की मूल आवर्त सारणी के द्वारा तत्वों का सही परमाणु भार भी हम ज्ञात कर सकते हैं। ये उनके मूल आवर्त सारणी के लाभ थे। ठीक है, तो देखिए जहाँ लाभ होता है वहीं दोष भी होता है, तो इनकी आवर्त सारणी के कुछ दोष भी हैं। तो आइए हम दोष की बात करते हैं। मंडलीक की मूल आवर्त सारणी के दोष।
मंडलीक की मूल आवर्त सारणी के दोष। देखिए, हर नियम में हर जगह लाभ ही नहीं होता है, दोष भी होता है। तो इनकी मूल आवर्त सारणी के कुछ दोष भी हैं। देखिए दोष क्या है। मेंडलीव ने जो तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखा था, तो बीच बीच में कहीं जिसका परमाणु भार कम था उसको पहले कर दिया गया, नहीं, जिसका परमाणु भार कम था उसको बाद में कर दिया गया, और जिसका परमाणु भार ज़्यादा था उसको पहले भी कर दिया गया था। ये उनके दोष आएंगे। जैसे आप एग्जाम्पल में लेंगे निकिल और कोबाल्ट में, ठीक है। ये उनके नियम के अनुसार उनके मंडलीव की आवर्त सारणी में निकिल और कोबाल्ट जो उनकी आवर्त सारणी में रखा गया था वो उनके नियम के विरुद्ध था। दूसरा है कि मंडलीव की आवर्त सारणी में जो समस्थानिक हैं उन समस्थानिकों के लिए कोई स्थान नहीं था। जो समस्थानिक थे, जो तत्व, उनके लिए कोई निश्चित स्थान नहीं था। तीसरा, मंडलीव की आवर्त सारणी में जो हाइड्रोजन है उनके लिए भी कोई निश्चित स्थान नहीं था। अगला पॉइंट, जो मंडलीव की आवर्त सारणी में परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया था, जो एक दोष था, और उसको परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में होना चाहिए था, जो कि आधुनिक आवर्त सारणी में ऐसा किया गया है, ठीक है। तो ये इनके दोष और लक्षण और लाभ ये हो गए। आपके एग्जाम में ये कई बार पूछा गया है, ठीक है। देखिए, नेक्स्ट हेडिंग आप पढ़ेंगे प्रवर्धित आवर्त सारणी या दीर्घाकार आवर्त सारणी। देखिए, जब इनके बाद इनके मंडलीव की आवर्त सारणी के जो विभिन्न दोष थे, उन दोषों को दूर करने के लिए विभिन्न वैज्ञानिकों ने, जैसे रैंग है, बर्नर है, बरिंग है, ये बोहर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार मान करके इन वैज्ञानिकों ने उन तत्वों को परमाणु क्रमांक के रूप में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। ऐसा करने पर जो मंडलीव की बहुत सी जो कमियां थी वो अपने आप दूर हो गई। तो ये जो प्रवर्धित आवर्त सारणी है या आधुनिक आवर्त सारणी है, या इसको बोहर की आवर्त सारणी भी कहते हैं, क्योंकि रैंग, बर्नर और बरी ने बोहर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर उन तत्वों को एक नई आवर्त सारणी बना करके व्यवस्थित किया, जिसको हम कहते हैं आधुनिक आवर्त सारणी या बोहर की आवर्त सारणी। आइए इस आवर्त सारणी को हम बनाते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी या बोहर की आवर्त सारणी को आप कैसे बनाएंगे। देखिए, जो बोहर की आवर्त सारणी है उसमें 4 ब्लॉक है, एस है, पी है, डी है और या। ये 4 ब्लॉकों में उन आवर्त सारणी को बांटा गया है। तो आइए हम इस आवर्त सारणी को बनाते हैं। इस आवर्त सारणी, नई आवर्त सारणी बनाने से पहले एक आधुनिक आवर्त नियम भी जानना बहुत जरूरी है, जिनके आधार पर ये बनाया गया है। ये है आधुनिक आवर्त नियम। देखिए, आधुनिक आवर्त नियम और मंडलीव का आवर्त नियम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में कई बार भी पूछा गया है, मंडलीव की आवर्त नियम क्या है या आधुनिक आवर्त नियम क्या है, या कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि मंडलीव की आवर्त नियम और आधुनिक आवर्त नियम में अंतर क्या है। तो इसके पहले हमने आपको बताया था मंडलीव की आवर्त नियम में, उसमें आपने ये पढ़ा है कि तत्वों के रासायनिक और भौतिक गुण उनके परमाणु भारों की आवर्ती फलन थे। किसमें? मंडलीव की आवर्त सारणी में। बस आधुनिक आवर्त सारणी में एक शब्द का परिवर्तन कर दिया गया है, केवल परमाणु भार के स्थान पर परमाणु क्रमांक को कर दिया गया है। यानी आधुनिक में
कहा गया है कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। यानी तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती का मतलब, आवर्ती हमने आपको बताया है कि अगर तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के क्रम में रखा जाता है तो एक अंतराल के बाद इन तत्वों के गुणों की पुनरावृत्ति होती है, जिसको हम आवर्ती कहते हैं या आवर्तिता कहते हैं। इसी के आधार पर तत्वों को आवर्ती वर्गीकरण कहा गया है और जिस सारणी में व्यवस्थित किया गया है उसी को कहते हैं आवर्त सारणी। ठीक है ना, कंफर्म हो गया। मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्त नियम में परमाणु भार शब्द को लिया गया है, जबकि आधुनिक आवर्त नियम में परमाणु क्रमांक को लिया गया है। ये एक मोजले है, एक साइंटिस्ट है मोजले। इस मोजले ने इस नियम को दिया था कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। ये मोजले का नियम है, जिसको आधुनिक आवर्त नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो इसी नियम के आधार पर और जो बोर हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आधुनिक आवर्त सारणी बनाई गई है। तो आइए देखते हैं। देखिए, ये आपके यस ब्लॉक हो गए। यस ब्लॉक को दो सब ग्रुप में डिवाइड किया गया है। एक को कहते हैं फर्स्ट ए, एक को हम कहते हैं सेकंड ए। अब इसको टोटल 7 आवर्त में डिवाइड किया गया है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ये हो गया आपका फर्स्ट आवर, सेकेंड आवर, थर्ड आवर, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7। ठीक है, ये आवर्त हो गए। और तो ये फर्स्ट ए है, इसको हम कहते हैं फर्स्ट ए ग्रुप या फर्स्ट ए वर्ग, और सेकंड को हम कहते हैं सेकंड ए वर्ग। ये होगा आपका यस ब्लॉक। यस ब्लॉक में कुल टोटल 13 तत्व रखे गए हैं। ठीक है, अब यस ब्लॉक का जो फर्स्ट ए ग्रुप है इसको हम कहते हैं क्षार धातु, जिसमें रखे गए हैं कितने तत्व? 7 तत्व रखे गए हैं, इसको कहते हैं क्षार धातु। और जो सेकंड ए ग्रुप है इसमें कुल रखे गए हैं 6 तत्व, इसको कहते हैं क्षारीय मृदा धातु। ठीक है, यानी जो सेकंड ए है इसमें 6 तत्व रखे गए हैं, इनको हम कहते हैं क्षारीय मृदा धातु। क्षारीय मृदा धातु। ठीक है, और जो सेकंड ए है इसको हम कहते हैं क्षार धातु। क्षार धातु, ये धातुएं बहुत ही अब क्रियाशील होती हैं। ठीक है, फर्स्ट ए को कहते हैं क्षार धातुएं, जिसमें टोटल 7 एलिमेंट है, और जो सेकंड ए है उसको कहते हैं क्षारीय धातुएं, जिसमें 6 तत्व होते हैं, और दोनों के मिला के क्या कहेंगे? यस ब्लॉक। और यस ब्लॉक में टोटल कितने तत्व रखे गए हैं? 13 तत्व रखे गए हैं। ठीक है ना, इसके बाद हम बनाएंगे डी ब्लॉक। देखिए, डी ब्लॉक जो आपका शुरू होता है वो चौथे आवर्त से शुरू होता है। देखिए, इस आवर्त सारणी को बनाना बहुत आसान है। पहले एक ऐसे बॉक्स बना करके 7 ग्रुप में डिवाइड कर दीजिए, तो जो चौथा आवर्त जहां पर शुरू होता है इसी को आगे बढ़ा दीजिए। ठीक है, इस तरह से, और ये होगा डी ब्लॉक। अब इसी डी ब्लॉक को आप 10 खड़े कॉलम में बांट दीजिए। जब आप 10 खड़े कॉलम में बांटेंगे तो ये आपका बन जाएगा डी ब्लॉक। और डी ब्लॉक में टोटल होते हैं 40 तत्व।
ठीक है, देखिए ये जो आवर्त है 4 5 6 7 ना, इसी लाइन को आगे बढ़ाते आप जाओ। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4। अब इसी को 10 खड़े कॉलम में बांट दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको थोड़ा कम कर दीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो इसमें हो गए 20 30 40 ऐसे हो गया। अब इनको हम कहते हैं संक्रमण तत्व। क्या कहेंगे? संक्रमण तत्व कहते हैं या डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। अब यहां तो फर्स्ट ए था, इस ब्लॉक में और सेकंड ए था, इनको कहते हैं थर्ड बी। ए नहीं कहेंगे, थर्ड बी कहेंगे। थर्ड बी हो गया, फोर्थ बी हो गया, फिफ्थ बी हो गया, सिक्स बी हो गया, सेवंथ बी हो गया। और देखिए एर्थ के लाने के लिए 1 2 3 ग्रुप को मिला के हम कहते हैं एर्थ। ठीक है, इस 3 ग्रुप को मिला के क्या कहेंगे? अर्थ कहेंगे। फिर इसके बाद वाला जो आएगा वो आपका होगा क्या? फर्स्ट बी और सेकंड वाला आएगा सेकंड बी। इस तरह से डी ब्लॉक आपका बन गया। ठीक है, इस डी ब्लॉक के बाद आपका शुरू होता है पी ब्लॉक। देखिए पी ब्लॉक में कैसे क्या करेंगे? पी ब्लॉक में जो ये फर्स्ट आपका पीरियड था, इसे की सीध में ले आकर के फिर इसमें बनाएंगे, यानी यहां से 5 लिख दीजिए, इसको ऊपर ले जाइए, इसके सीध में फर्स्ट एक ग्रुप में सीध में ऐसे इसको नीचे लाइए और यहां से इस बॉक्स को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, इसको बाद में बता रहे हैं अभी कैसे बनाएंगे। इतना इसको सीधा आपने बढ़ा दिया। अब बढ़ाने के बाद क्या करेंगे? देखिए यहां भी सेवन होना चाहिए, जो लास्ट है यहां भी सेवन होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब यहां से हम आगे बढ़ाएंगे ऊपर। ठीक है, इसके सीध में सेकंड के सीध में सेकंड मिला करके आप यहां मिला दोगे इस तरह से। ठीक है, अब इनको टोटल 6 कॉलम में डिवाइड कर दीजिए। एक कॉलम तो उधर ही है, 5 और कर दीजिए। क्या आपका हो गया? 1 2 3 4 1 2 3 4 5 और 6 बन गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 इधर से भी 1 2 3 4 5 6 इधर भी हो गया। एक एक्स्ट्रा होता है। ठीक है, अब याद देखिए इसको कहते हैं क्या? सेकंड ए। इसको आप कहेंगे थर्ड ए, इसको कहेंगे फोर्थ ए, इसको कहेंगे फिफ्थ ए, इसको कहेंगे सिक्स्थ ए, इसको कहेंगे सेवंथ ए, इसको हम 0 कहते हैं। अब टोटल अगर हम ग्रुप को काउंट करेंगे, ये आपका हो गया पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, इसको बनाते हैं तीसरा, चौथा, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। तो जो आधुनिक आवास सारणी है, आधुनिक आवास सारणी में टोटल 18 वर्ग है। ठीक है, और कितने आवर्त हैं? 7 आवर्त है। अब इनको हम कहते हैं पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में टोटल होते हैं यहाँ पे 37 एलिमेंट। कितने होंगे? 37 एलिमेंट होते हैं। ये आपका यस ब्लॉक बन गया।
और डी ब्लॉक बन गया और यहाँ का पी ब्लॉक बन गया। इसके बाद अब आपको बनाना है यह ब्लॉक। यह ब्लॉक बनाने के लिए देखिए यहाँ जो लास्ट आपका स्टेप है, यहाँ से फिर ऐसे बनाते चले आइए। आप यहाँ से 2 छोड़ दीजिए, स्टार्टिंग से 2 छोड़ दीजिए और इसको भी 2 ग्रुप में डिवाइड कर दीजिए। 2 ग्रुप में डिवाइड करने के बाद जो ऊपर से लाइनिंग आ रही है उसी लाइनिंग को आप लास्ट तक ले आइए। ये आपका 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। ये 14 कॉलम में बांटा जाएगा। इसको हम कहते हैं यह ब्लॉक। ठीक है, यानी यह ब्लॉक में टोटल आपके होते हैं 28 एलिमेंट, 28 तत्व होते हैं। ठीक है, अब जानेंगे कि जो हमारा पीरियोडिक टेबल है, आधुनिक आवर्त सारणी है, इस आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल 118 तत्व रखे गए हैं। कैसे देखिए, अभी आप जाने कि 13 तत्व तो हमारा होता है एस ब्लॉक में और बी ब्लॉक में आपके होते हैं 40 तत्व और यह ब्लॉक में आपके पी ब्लॉक में आपके होते हैं 37 तत्व और यह ब्लॉक में आपके होते हैं कितने, आपको होते हैं 28 तत्व। सबको जोड़ दीजिए, देखिए 8 7 15 3 18 का 8 8 1 2 1 3 3 6 4 10 अब 1 11। इस तरह से टोटल जो तत्वों की संख्या होती है वो आधुनिक आवर्त सारणी में 118 तत्व रखे गए हैं। ये आपका हो गया आधुनिक आवर्त सारणी को आप कैसे बनाएंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद के जो इसके कैरेक्टर हैं या जो भी इसके टेक्स्ट है या इसमें एलिमेंट को आप कैसे फिलअप करेंगे, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।